ये कहानी सिर्फ एक डूबे हुए जहाज को खोजने की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है जबरदस्त इंजीनियरिंग की, इंसानी जिद की और 73 साल बाद एक बहुत बड़ी त्रासदी को सम्मान देने की। ये टाइटैनिक को खोजने की कहानी है। चलिए सीधे उस पल में चलते हैं। सोचिए एक अंधेरा कंट्रोल रूम है और दशकों पुरानी एक पहेली बस सुलझने ही वाली है। मॉनिटर पर सिर्फ समंदर का गहरा अंधेरा है और फिर अचानक रिसर्च वेसल आरवी किन्नौर के कंट्रोल रूम में यही वक्त हो रहा था। 73 लंबे सालों के बाद पहली बार कोई इंसान टाइटैनिक के मलबे को देखने वाला था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, एक उम्मीद और तनाव का मिला जुला एहसास। यही वो सवाल था जिसने दशकों तक खोज करने वालों को परेशान किया हुआ था। ये काम लगभग नामुमकिन था। तो सवाल ये है कि उन्होंने इसे मुमकिन बनाया कैसे? आखिर 70 साल से भी ज्यादा तक टाइटैनिक को खोजना एक नामुमकिन काम क्यों माना जाता था? चलिए इस इंजीनियरिंग चैलेंज की असली मुश्किलों को समझते हैं। मलबा समंदर की सतह से लगभग 12,500 फीट नीचे था। अब जरा सोचिए, ये गहराई इतनी ज्यादा थी कि उस समय की कोई भी टेक्नोलॉजी वहां तक आसानी से पहुंच ही नहीं सकती थी। ये करीब करीब 2.5 मील सीधा नीचे, और उस गहराई पर पानी का प्रेशर वो था 5,300 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच। ये दबाव इतना ज्यादा है कि किसी भी आम सबमरीन को कागज की तरह कुछ ही सेकंड में मसल कर रख दे। ऊपर से जो सर्च एरिया था वो कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था, पूरे 100 वर्ग मील का दायरा था। इतने बड़े और गहरे अंधेरे में कुछ ढूंढना ये वैसा ही था जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। फर्क बस इतना था कि ये ढेर मीलों चौड़ा था और घने अंधेरे में डूबा हुआ। और मुश्किल को और बढ़ाने के लिए समंदर का तल भी बिल्कुल सपाट नहीं था। इस इलाके को टाइटैनिक कैनियन भी कहते हैं, जहां ऊंची नीची चट्टानें और घाटियां थीं। ये सोनार सिग्नल को आसानी से भटका सकती थीं और जहाज के मलबे को अपनी गोद में छुपा सकती थीं। तो इस नामुमकिन से लगने वाले काम के लिए एक जॉइंट फ्रांसीसी अमेरिकन मिशन बना और उन्होंने एक बहुत ही सधी हुई 2 फेज वाली स्ट्रैटेजी अपनाई। मजाक में इसे समंदर के लॉन की घास काटना भी कहा जाता था। यहां पर सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। देखिए, फ्रांसीसी टीम ने ट्रेडिशनल तरीके से जहाज के बड़े ढांचे को खोजने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो अमेरिकी टीम ने एक जबरदस्त दांव खेला। उन्होंने कहा, हम जहाज नहीं बल्कि जहाज के टूटे हुए टुकड़ों का रास्ता खोजेंगे, ये सोचते हुए कि शायद समंदर के बहाव ने एक निशान छोड़ दिया होगा। और इस नई रणनीति का हीरो था आर्गो। ये कोई मामूली कैमरा नहीं था, ये एक ऐसा जबरदस्त इमेजिंग सिस्टम था जिसे खास तौर पर गहरे समंदर के लिए बनाया गया था, जो भयानक प्रेशर और अंधेरे में देख सकता था। असल में आर्गो ही वो टेक्नोलॉजी थी, वो आंख थी जिसने इस खोज को मुमकिन कर दिखाया। लेकिन आर्गो सिर्फ धातु का मलबा नहीं खोज रहा था, वो असल में समय में जमी हुई एक मानवीय कहानी को सामने ला रहा था। और इस खोज के असली मतलब को समझने के लिए हमें 1912 की उस भयानक रात में वापस जाना होगा। ये आंकड़े ये एक बहुत कड़वी सच्चाई बताते हैं। कुल 2,208 लोगों में से सिर्फ 712 लोग ही बच पाए। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है क्लास के आधार पर बचने वालों की संख्या में फर्क। फर्स्ट क्लास के 38% लोग खो गए, वहीं थर्ड क्लास में यह आंकड़ा 74% तक पहुंच गया। ये चार्ट पूरी तस्वीर को और भी साफ कर देता है। जहाज पर सवार 2/3 से भी ज्यादा लोग, यानी लगभग 1500 जानें उस रात उस बर्फीले समंदर में समा गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1500 अलग अलग कहानियों का एक दर्दनाक अंत था। ये शब्द हैं बचाव जहाज कारपेथिया के कप्तान के। ये उस तबाही के बाद के सन्नाटे और खालीपन को बयां करते हैं। एक इतना बड़ा जहाज और उस पर सवार हजारों लोग बस गायब हो गए थे। और फिर ठीक 73 साल बाद 1985 में वो इंजीनियरिंग की जीत और इतिहास की वो त्रासदी आमने सामने आ गईं, जब आर्गो के कैमरों ने पहली बार उस मलबे की झलक दिखाई। ये एक ऐसा संयोग था जिस पर यकीन करना मुश्किल है। खोज करने वाली टीम ने न सिर्फ जहाज को ढूंढा, बल्कि वो अनजाने में उस त्रासदी के वक्त से भी जुड़ गए। ऐसा लगा मानो इतिहास और वर्तमान दोनों एक पल के लिए मिल गए हों। अभियान के लीडर डॉक्टर बैलार्ड के ये शब्द टीम के मिलीजुली भावनाओं को दिखाते हैं। खोज की जो शुरुआती खुशी थी वो बहुत जल्दी एक गहरे एहसास में बदल गई कि वो एक पवित्र जगह पर हैं, एक कब्रगाह पर।
ये एक बहुत ही मार्मिक पल था। उन्होंने सिर्फ एक खोज नहीं की थी, उन्होंने एक स्मारक पाया था। और ये छोटी सी प्रार्थना सभा उन सभी लोगों के प्रति उनके गहरे सम्मान को दिखाती है जो उस रात मारे गए थे। ये विज्ञान और इंसानियत का एक खूबसूरत संगम था। तो क्या ये मिशन सिर्फ टाइटैनिक को खोजने के लिए था? असल में नहीं। इस खोज का असली मकसद और भी बड़ा था और इसने गहरे समंदर की खोज के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत की। ये एक हैरान करने वाला सच है, ये मिशन असल में एक टेक्नोलॉजी का टेस्ट था। टाइटैनिक को ढूंढना इन नए सिस्टम की काबिलियत को दुनिया के सामने साबित करने का एक जरिया था और ये टेस्ट उम्मीद से कहीं ज्यादा कामयाब रहा। इस टेक्नोलॉजी का असर तुरंत दिखा। टाइटैनिक की खोज के कुछ ही महीनों के अंदर आर्गो ने ओशनोग्राफी में क्रांति ला दी। उसने सिर्फ 20 दिनों में उतना काम कर दिखाया जितना पहले 12 साल में होता था। और आज आर्गो के वंशज हमें मलबे की ऐसी तस्वीरें दे रहे हैं जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो आज टाइटैनिक क्या है? क्या ये उन 1500 लोगों के लिए एक शांत स्मारक है जो इसके साथ समंदर में समा गए, या फिर ये एक अनोखी साइंटिफिक लैब है जो हमें गहरे समंदर के राज सिखाती है? शायद ये दोनों ही हैं और यही इसकी स्थायी और जटिल विरासत है।